गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 6 में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइला को समराइज रूप में हिंदी में आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के लेक्चर में हिंदी लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उत्विकास के दौरान कई ऐसे जीन्स हैं जो कि एनिमल के अंदर सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी सरल जीव में भी पाए जाते थे और जटिलतम जीवों में भी पाए जाते हैं। यानी हाइड्रा से लेके ह्यूमंस में हम उन जीनों का कंजर्व्ड यानी संरक्षित प्रकार हम देखते हैं, जैसे कि आई डेवलपमेंट के लिए पार्क्स जीन, हार्ट के डेवलपमेंट के लिए टिनमैन जीन, हेड के डेवलपमेंट के लिए टेललेस जीन। इसमें और भी जीन्स हैं जैसे ऑर्थोडेंटिकल एक्सेट्रा जो हम पिछले बार पढ़ चुके हैं, और बॉडी प्लान या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हॉक्स जीन। तो ये सभी जीन्स एनिमल के अंदर संरक्षित रूप से हमें देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के जो डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं कि यह यूनिटी ऑफ टाइप को दर्शाता है, यानी एकजुटता दिखाता है सभी विभिन्न प्रकार के जीवों में। अब हम इसमें से एक होम्योटिक जीन को लेते हैं, कंजर्व्ड जीन को लेते हैं, जो कि हॉक्स जीन है। हॉक्स जीन जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल पैटर्न को निर्देशित करता है और इस हॉक्स जीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लिम्ब डेवलपमेंट में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से क्लस्टर ऑफ हॉक्स जीन्स जो है टेट्रापॉड के अंदर लिम्ब आइडेंटिटी यानी किस प्रकार का लिम्ब बनेगा, अग्रपाद या पश्चपाद, इसको दर्शाता है। वह पोजिशनल आइडेंटिटी यानी हमारे जो शरीर है इस शरीर में से कौन से रीजन से अग्रपाद के लिम्ब बड उद्भव होंगे और शरीर के किस भाग से किस पोजीशन से जो पश्चपाद हैं उनके लिम्ब बड्स उत्पन्न होंगे। तो इनके लिए हॉक्स जीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जीन है जो कि बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को, संरचना को कंट्रोल करते हैं। तो बात ये उठती है कि यदि हॉक्स जीन सभी जीवों में संरक्षित है तो इन सभी विभिन्न प्रकार के जीवों में इतनी विभिन्नताएं क्यों देखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कई सारे क्लासेस आते हैं, जैसे क्लास इंसेक्टा, क्लास क्रिस्टेशिया, क्लास डिप्लोपोडा, क्लास चीलोपोडा, क्लास एरिकनीडा। इन सभी में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स आते हैं। जैसे इंसेक्ट्स में भी हम देखें कई विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी, मॉस्कीटो, कॉकरोचेस, ग्रास हॉपर, हनी बी और बटरफ्लाई। ये सभी इंसेक्ट्स हैं जो कि विभिन्न प्रकार के रूप, रंग और संरचनाओं को धारण किए हुए हैं। दूसरे क्लास को हम देखें क्रस्टेशिया, इसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव आते हैं जिनकी आकार की यानी मॉर्फोलॉजी बहुत ही भिन्न है, जैसे कि प्रॉन्स, झींगा, क्रैब, केकड़ा और लॉबस्टर्स आदि आते हैं जो विभिन्न संरचनाओं को लिए हुए होते हैं। इसके अलावा हम सेंटीपीड्स यानी जो डिप्लोपोडा है उसमें सेंटीपीड आते हैं, चीलोपोडा में सेंटीपीड्स आते हैं, डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स आते हैं, एरिकनीडा में स्पाइडर्स वगैरह आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस आदि। तो ये जो विभिन्नताएं हैं देखने को मिलती हैं, यह कहलाती है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कुछ परिवर्तन के साथ
कुछ चेंजेस के साथ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका उतरण हुआ है। एनिमल्स जो हैं वो इस पृथ्वी पर आए हैं कुछ चेंजेस को धारण करते हुए, और इन्हीं चेंजेस को धारण करने के कारण एनिमल्स के अंदर विभिन्नताएं आती है। हॉक्स जीन एक ऐसा जीन है जो कि सभी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, चाहे वह इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो। और हॉक्स जीन के अंदर परिवर्तन के कारण ये उद्विकासीय परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन द हॉक्स जीन मीन्स एवोल्यूशनरी चेंज इन एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल की जो बाह्य आकारिकी है उसमें उद्विकासीय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हॉक्स जीन के अंदर जब परिवर्तन होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 4 ऐसी कैटेगरी बनाई है जहाँ पर हॉक्स जीन्स में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से जो एवोल्यूशनरी चेंज है, उद्विकासीय परिवर्तन है, वह हमें देखने को मिलता है। इसमें जो सेक्शन चित्र ए है, यहाँ पर चेंज इन हॉक्स जीन के बारे में, जीन नंबर के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। चेंज इन हॉक्स जीन नंबर इम्प्लाइज चेंज एट द लेवल ऑफ फाइला। जब हॉक्स जीन के नंबर के अंदर परिवर्तन आता है तो एनिमल जो है उसमें फाइलम के अंदर परिवर्तन आता है। एक फाइलम से दूसरे फाइलम में वह उद्विकासीय दृष्टि से चले जाता है। यानी कि हॉक्स जीन यदि इंक्रीज़ करते हैं नंबर में तो एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वह भी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे हाइड्रा के अंदर केवल हॉक्स जीन की एक कॉपी है, और जैसे जैसे एनिमल हायर लेवल पे जाता है, ड्रोसोफिला में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 3 में 8 हॉक्स जीन प्रेजेंट हैं। ये हॉक्स जीन कौन से हैं? ये हॉक्स जीन है प्रोबोसिपीडिया, लेबियल, डिफॉर्म्ड, सेक्स कोम रिड्यूस्ड, एंटेनिपीडिया, अल्ट्रा बाइथोरैक्स, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी। ये 8 हॉक्स जीन हैं। मानव के अंदर हम जानते हैं हॉक्स जीन्स के क्लस्टर्स जो हैं वो 4 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 17, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 12 और क्रोमोसोम 2। यानी कि जब हॉक्स जीन के नंबर के अंदर इंक्रीज़ होती है तो एनिमल का फाइला चेंज होता है, और हमें चेंज एट द लेवल ऑफ फाइला हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वह, यानी जटिलता जो है वह बढ़ती है। ब्रॉड चेंज इन हॉक्स जीन, ब्रॉड चेंजेस ऑफ हॉक्स एक्सप्रेशन। ब्रॉड चेंज ऑफ हॉक्स एक्सप्रेशन के अंदर यदि हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्यों में जीन्स, हॉक्स जीन में एक्सप्रेशन चेंज के कारण, जीन एक्सप्रेशन में परिवर्तन के कारण कुछ रीजन्स में मैक्सिलिपीड का उद्भवन होता है, और कुछ सेक्शंस या सेगमेंट्स के अंदर मैक्सिलिपीड में परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर वॉकिंग लेग्स ही उपस्थित रहते हैं। यानी हॉक्स जीन एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार के संरचना इन बॉडी सेगमेंट। हॉक्स जीन एक्सप्रेशन कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन बॉडी सेगमेंट दैट हैड बीन आइडेंटिकल। यानी जहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स में आइडेंटिकल संरचनाएं होती थी, लेकिन हॉक्स जीन एक्सप्रेशन के कारण इन संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जैसे क्रस्टेशिया के एक प्रकार में, एक प्रकार की ब्राइन श्रिम्प के अंदर मैक्सिलिपीड यानी फीडिंग अपैरेटस उपस्थित नहीं होते हैं। उनमें थोरैसिक सेगमेंट पर वॉकिंग लेग्स उपस्थित होते हैं, लेकिन क्रस्टेशिया के दूसरे ही प्रकार जैसे लॉबस्टर या प्रॉन में भी हम देखते हैं कि मैक्सिलिपीड का उद्भवन होता है। तो यह
ब्रॉड चेंजेस होते हैं हॉक्स जीन एक्सप्रेशन के, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न जो है वह हमारे जो बॉडी सेगमेंट्स के बीच में परिवर्तन लाते हैं। चेंज इन हॉक्स जीन एक्सप्रेशन बिटवीन द बॉडी सेगमेंट। तीसरा जो प्रकार है वह है सटल चेंजेस विद इन हॉक्स डोमेन। हॉक्स जीन एक्सप्रेशन changes within a region may be important in enabling different group of animal to have peculiar difference as prolegs। यानी जब एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव के अंदर हॉक्स जीन के कारण कम सटल यानी कि बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तन के कारण हॉक्स जीन एक्सप्रेशन से हमें जीवों के बीच में, जीवों के एब्डोमेन्स के बीच में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कुछ जीव प्रकार के एब्डोमेन में हमें प्रोलेग्स देखने को मिलते हैं और कुछ जीव के एब्डोमेन में हमें प्रोलेग्स देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाई जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है, वह इंसेक्ट क्लास में आता है। ठीक इसी तरीके से ड्रोसोफिला ऑर्डर डिप्टेरा को बिलोंग करता है, वह भी इंसेक्ट क्लास में आता है। क्लास इंसेक्टा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि बॉडी, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है, परंतु बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसको हम कैटरपिलर कहते हैं और उस कैटरपिलर के लार्वे के एब्डोमेन में हमें लेग्स देखने को मिलती है जो कि प्रोलेग्स कहलाते हैं। वे प्रोलेग्स हमें ड्रोसोफिला के लार्वे में देखने को नहीं मिलते। तो यह भी हॉक्स जीन एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस या परिवर्तन के कारण हमें इस प्रकार का फीचर देखने को मिलता है। Change in the function or regulation of downstream gene may allow difference, such as the formation of halters in Diptera and formation of hindwing in Lepidoptera। कई बार हॉक्स जीन के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स जब टारगेट जीन पर जाते हैं तो वह एक विभिन्न प्रकार का फिनोटाइप एक्सप्रेशन एक इंसेक्ट में देते हैं और वही दूसरे प्रकार के इंसेक्ट में हॉक्स जीन का प्रोटीन जब टारगेट जीन पर जाता है तो वह दूसरे प्रकार का फिनोटाइप एक्सप्रेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोसोफिला और बटरफ्लाई में ही हम देखते हैं कि हॉक्स जीन UBX का जो प्रोटीन है वह ड्रोसोफिला में जब थर्ड थोरेसिक सेगमेंट के इमेजिनल डिस्क पर आता है तो यहाँ पर उपस्थित इमेजिनल डिस्क में उपस्थित जो जीन्स हैं उनका रिस्पॉन्स अलग प्रकार से होता है और इस अलग प्रकार के रिस्पॉन्स के कारण थोरेसिक सेगमेंट यानी थर्ड थोरेसिक सेगमेंट से हॉल्टर्स का निर्माण होता है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं। उसी तरीके से बटरफ्लाई के अंदर जब UBX प्रोटीन थर्ड थोरेसिक सेगमेंट के इमेजिनल डिस्क पर आती है तो वहाँ पर उपस्थित जो टारगेट जीन्स हैं उनके द्वारा स्विच ऑन जीन्स के होने के कारण हाइंड विंग का निर्माण होता है। यानी उन टारगेट जीन का जो रिस्पॉन्स होता है UBX प्रोटीन के लिए वह विभिन्न होता है, जिसके कारण बटरफ्लाई के अंदर हाइंड विंग का उद्भवन होता है। अब हम
थोड़े से और विस्तार में इन चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। चेंज इन द रेगुलेशन और फंक्शन ऑफ डाउनस्ट्रीम जीन। जैसे हम जानते हैं फ्रूट फ्लाई के अंदर हॉल्टर्स होते हैं और बटरफ्लाई के थर्ड थोरैसिक सेगमेंट से हाइंड विंग का उद्भवन होता है। यहाँ पर हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन दोनों के लार्वे में समान रूप से होता है। UBX का एक्सप्रेशन थर्ड थोरैसिक सेगमेंट के इमेजिनल डिस्क में होता है और UBX जीन का प्रोटीन ड्रोसोफिला के इमेजिनल डिस्क के कई जीन्स को स्विच ऑफ कर देता है, जबकि बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होता। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि UBX प्रोटीन जब इमेजिनल डिस्क ड्रोसोफिला के इमेजिनल डिस्क पर आते हैं तो ड्रोसोफिला के इमेजिनल डिस्क में उपस्थित कई सारे जीन्स का रिस्पॉन्स इस प्रकार से होता है कि वे हॉल्टर्स का निर्माण करते हैं या UBX प्रोटीन इन टारगेट जीन को स्विच ऑफ कर देते हैं जो ड्रोसोफिला की थर्ड थोरैसिक इमेजिनल डिस्क पर उपस्थित होते हैं। इसके विपरीत UBX प्रोटीन जो कि बटरफ्लाई में ठीक उसी तरीके से ही निर्मित होता है जैसे कि ड्रोसोफिला में होता है, परंतु यह UBX प्रोटीन जब बटरफ्लाई के थर्ड थोरैसिक सेगमेंट के इमेजिनल डिस्क पर आता है तो वहाँ पर उपस्थित टारगेट जीन्स का रिस्पॉन्स इनके प्रति इस प्रकार से होता है कि हाइंड विंग का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि UBX प्रोटीन थर्ड थोरैसिक सेगमेंट के इमेजिनल डिस्क में उपस्थित जीन्स को स्विच ऑन कर देते हैं, जिसके कारण हाइंड विंग्स का निर्माण होता है। इस चित्र में चेंज इन हॉक्स जीन ट्रांसक्रिप्शन पैटर्न विद इन द बॉडी पोर्शन या सटल चेंज विद इन हॉक्स डोमेन के बारे में बताया गया है। इसका डायग्राम आर्थ्रोपोड्स में लिम्ब के प्रकार यानी मॉर्फोलॉजी में हॉक्स जीन के द्वारा चेंज देखा जाता है। जैसे टेट्रापॉड में हॉक्स जीन एक्सप्रेशन में फिश में फिन्स बनते हैं और मानव में अग्र व पश्चपाद देखने को मिलता है, ठीक इसी तरीके से आर्थ्रोपॉड्स में भी विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स में लिम्ब के प्रकार देखने को मिलते हैं जो कि हॉक्स जीन के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इंसेक्ट में हेड और थोरैक्स में मुखांग व पंख व पैर होते हैं, यानी हेड रीजन में तो माउथ पार्ट्स यानी मुखांग बनते हैं और थोरैसिक रीजन में पंख व पैर बनते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स या 1 पेयर ऑफ विंग्स और 3 पेयर ऑफ लेग्स बनते हैं, परंतु एब्डोमेन में कोई भी उपांग यानी अपेंडेजेस नहीं बनते हैं। उपांगों का बनना इंसेक्ट्स में DLL हॉक्स जीन के द्वारा होता है, चाहे वह बटरफ्लाई हो या ड्रोसोफिला हो। ड्रोसोफिला के एडल्ट रूप के एब्डोमेन में भी कोई लेग्स नहीं बनते हैं और बटरफ्लाई के भी एडल्ट रूप में एब्डोमेन में कोई लेग्स नहीं बनते, लेकिन बटरफ्लाई के लार्वे जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं उसके एब्डोमेन यानी उदर पर पैर बनते हैं
जो कि ड्रोसोफिला के लार्वे के उदर में नहीं बनते। बटरफ्लाई के लार्वे के उदर के पैर प्रोलेग्स कहलाते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय दोनों कीटों के लार्वे में DLL की समान मात्रा बनती है और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है लार्वे में DL की समान मात्रा ड्रोसोफिला में DLL की जो समान मात्रा पहले थी वह धीरे धीरे कम होती जाती है, परंतु बटरफ्लाई के लार्वे में DLL की मात्रा एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान भी या परिवर्धन के समय यानी लार्वल फॉर्म बनने के समय में यह उतनी ही रहती है। इस वजह से हमें T3 से A6 तक लेग्स के निर्माण होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ड्रोसोफिला में जैसे लार्वल डेवलपमेंट होने लगता है धीरे धीरे DLL की मात्रा उदर रीजन में एब्डोमिनल रीजन में कम होती जाती है या न के बराबर होती है। इस वजह से ड्रोसोफिला के लार्वे में लेग्स या प्रोलेग्स का निर्माण नहीं होता। DLL का एक्सप्रेशन वास्तविक या ट्रू लेग्स की जब हम बात करते हैं जो थोरेसिक सेगमेंट में होते हैं तो DLL का एक्सप्रेशन ट्रू लेग्स में प्रॉक्सिमल रिंग व सॉक्स रीजन दोनों में ही एक्सप्रेस होते हैं, जो कि आगे चल के थोरेसिक रीजन में टिपिकल लेग का निर्माण करेंगे, जिसमें फीमर, ट्रोकेंटर, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टिबिया, फीमर आदि होते हैं। जबकि प्रोलेग्स के अंदर DLL की मात्रा केवल प्रॉक्सिमल रिंग तक ही एक्सप्रेस होती है, वह आगे तक एक्सप्रेस नहीं होती। इसलिए लेपिडोप्टेरन का प्रोलेग इंसेक्ट के ट्रू थोरेसिक लेग के प्रॉक्सिमल पोर्शन से ही बनता है और समानता रखता है। यह एग्जाम्पल इस बात को बताता है कि लेपिडोप्टेरन और डिप्टेरन में DLL का एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से होता है। डिप्टेरा में DLL का एक्सप्रेशन क्यों नहीं होता, इसके पीछे जो कारण है वह इस प्रकार से है। डिप्टेरन में UBX और एब्डोमिनल A DLL को सप्रेस करते हैं, जबकि ये जीन्स UBX और एब्डोमिनल A बटरफ्लाई के लार्वे में DLL को सप्रेस या रिप्रेस नहीं करते। ये चित्र ड्रोसोफिला और बटरफ्लाई के लार्वे को दिखाता है, जहाँ पर कैटरपिलर में प्रोलेग्स उपस्थित है जबकि ड्रोसोफिला में यह अनुपस्थित है। ये एक और लार्वे में प्रोलेग की उपस्थिति और अनुपस्थिति का चित्र है। ये जो चित्र है हॉक्स जीन के एक्सप्रेशन के बारे में, इसमें चेंज इन हॉक्स जीन एक्सप्रेशन बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स देखा गया है, यानी ब्रॉड चेंजेस ऑफ हॉक्स एक्सप्रेशन देखा गया है। और इसमें हम मैक्सिलिपीड के उद्भवन के बारे में हम बात करेंगे। क्रस्टेशियंस में मैक्सिलिपीड मुखांग में पाया जाता है। यदि हम क्रस्टेशिया के माउथ पार्ट्स के बारे में ब्रीफली बात करें तो माउथ पार्ट्स में एंटीन्यूल, एंटेना, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिलूला, मैक्सिलिपीड, थोरेसिक लेग्स, प्लियोपॉड्स और यूरोपॉड्स इस प्रकार से, और लास्ट में टेल्सन
इस प्रकार से जो अपेंडेजेस हैं वो उपस्थित होते हैं, जबकि इंसेक्ट में इतने सारे अपेंडेजेस उपस्थित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसेक्ट में यूबीएक्स और एब्डोमिनल ए प्रोटीन्स जो है वह एब्डोमेन में लिम्ब डेवलपमेंट को रोकते हैं। यह इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि UBX एंड एब्डोमिनल ए प्रोटीन डायरेक्टली represses the distal-less expression in Drosophila, जबकि क्रस्टेशियंस के अंदर UBX and abdominal A are expressed in body region with well-developed limbs. Here, UBX and abdominal A protein do not repress the distal-less protein. ये क्रस्टेशियंस के लगभग 400 मिलियन बाद इंसेक्ट्स का उद्भवन हुआ है, और इस उद्भवन में 400 मिलियन ईयर्स अगो म्यूटेशन इन अ UBX हॉक्स जीन रिप्रेस्ड द लिम्ब इन एब्डोमेन, यानी UBX हॉक्स जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन के कारण UBX प्रोटीन कुछ इस प्रकार से बनता है कि वह इंसेक्ट में एब्डोमेन में पाए जाने वाले DLL जीन को रिप्रेस कर देता है, उसको एब्डोमेन में लेग बनाने को की जो प्रॉपर्टी है उसको वह ख़त्म कर देता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि UBX के अंदर जो म्यूटेशंस आए हैं उसके कारण ओवर द ईयर्स, मिलियन एंड मिलियन ईयर्स, ना केवल आर्थ्रोपोडा के डिफरेंट क्लासेस यानी क्रस्टेशिया और इंसेक्ट्स के अंदर लिम्स में चेंजेस देखने को मिलती है, परंतु क्रस्टेशिया क्लास के सदस्यों में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। There are also great differences in Hox gene expression pattern between the crustaceans also. ये एक चित्र है ब्राइन प्रॉन का, जिसको आर्टीमिया भी कहते हैं। इस आर्टीमिया में सभी तरफ थोरेसिक रीजन में या बॉडीज सेगमेंट में लेग्स देखने को मिलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, जहाँ पर माउथ पार्ट्स में लेब्रम, मैंडिबल है, थोरैकोपॉड्स हैं यानी लेग्स, थोरेसिक रीजन में जेनाइटल सेगमेंट्स और एब्डोमेन। ये थोरेसिक रीजन में लेग्स पाए जाते हैं। ये एक प्रॉन का चित्र है जहाँ पर मैक्सिलिपीड का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से यह एक लॉबस्टर का चित्र है। ये भी एक क्रस्टेशियन है और इसमें भी वॉकिंग लेग्स के साथ साथ हमें मैक्सिलिपीड देखने को मिलती है। थोरेसिक सेगमेंट्स क्रस्टेशियंस में एंटेनेपीडिया, UBX और एब्डोमिनल ए को एक्सप्रेस करते हैं। ये हॉक्स जीन आपस में इंटरचेंजेबल भी होते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं। क्रस्टेशियन वर्ग में इनके विभिन्न प्रकार से इन जो जीन्स मैंने बताया अभी आपको, एंटेनेपीडिया, UBX और एब्डोमिनल ए, इनमें विभिन्न तरह से जीन एक्सप्रेस होते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस में। एवरॉफ और पटेल ने 1997 में यह बताया कि यदि थोरेसिक सेगमेंट में UBX और एब्डोमिनल ए एक साथ यदि एक्सप्रेस नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में थोरेसिक सेगमेंट में लेग फॉर्मेशन के बजाय मैक्सिलिपीड का फॉर्मेशन देखा जाता है। यानी मैं इस बात को फिर से रिपीट करके आपको बता रही हूँ कि थोरेसिक सेगमेंट क्रस्टेशियंस में एंटेनेपीडिया, अल्ट्राबाइथोरेक्स और एब्डोमिनल ए को एक्सप्रेस करते हैं। एवरॉफ और पटेल ने 1997 में यह बताया कि यदि थोरेसिक सेगमेंट में
अल्ट्राबाइथोरेक्स और एब्डोमिनल ए दोनों एक साथ एक्सप्रेस यदि नहीं होते हैं तो थोरैसिक सेगमेंट में लेग्स का फॉर्मेशन होता है, लेग्स के फॉर्मेशन के बजाय मैक्सिलिपीड का फॉर्मेशन होता है। आर्टीमिया यानी ब्राइन श्रिम्प के जितने भी थोरैसिक सेगमेंट हैं वहाँ यूबीएक्स और एब्डोमिनल ए का एक्सप्रेशन होता है और यूबीएक्स एब्डोमिनल ए के कंबाइंड एक्सप्रेशन के कारण थोरैसिक रीजन में लेग्स का निर्माण होता है और इनमें मैक्सिलिपीड देखने को नहीं मिलती है। सिमिलरली लॉबस्टर्स के फर्स्ट और सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में यूबीएक्स और एब्डोमिनल ए का एक्सप्रेशन नहीं होता है और इसलिए इनके फर्स्ट और सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड बनते हैं। 2 पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड इनमें देखी जाती है। अब तक हमने हॉक्स जीन के बारे में जो भी बात की वो इनवर्टेब्रेट्स के अंदर थी। वर्टेब्रेट्स के अंदर भी हॉक्स जीन एक्सप्रेशंस जो हैं वह मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ना केवल बॉडी के स्ट्रक्चरल प्लान्स को डिसाइड करते हैं बल्कि लिम्ब के उद्भवन और की जगह, पोजीशन और आइडेंटिटी को भी डिटरमिन करते हैं। हॉक्स जीन वर्टेब्रेट्स के अंदर किस प्रकार का वर्टिब्रा बनेगा यानी टाइप ऑफ वर्टिब्रा एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा को भी डिसाइड करते हैं, यानी उनके ऊपर भी नियमन रहता है हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न का। किस प्रकार के वर्टिब्रे बनेंगे यह हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न द्वारा निर्धारित होता है या तय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थोरैसिक वर्टिब्रेस जिनको हम टी से डेजिग्नेट करते हैं में रिब्स का निर्माण होता है, जबकि सर्वाइकल यानी नेक में पाए जाने वाले वर्टिब्रे में रिब्स का निर्माण नहीं होता। ठीक इसी तरीके से लंबर वर्टिब्रे में भी रिब्स का निर्माण नहीं होता। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि हॉक्स जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को दर्शाता है, जो यह डिसाइड करता है या निर्देशित करता है कि किस प्रकार का वर्टिब्रे बनेगा। टाइप ऑफ वर्टिब्रे एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे को डिटरमिन करता है। सेकेंड एग्जाम्पल स्नेक्स में हमें देखने को मिलता है। स्नेक्स क्लास रेप्टिलिया में आते हैं और क्लास रेप्टिलिया के सदस्य लिजर्ड भी होते हैं। लिजर्ड में हमें हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों ही देखने को मिलते हैं, जबकि स्नेक्स में ये एब्सेंट होते हैं। स्नेक्स में यह लिम्ब नहीं पाए जाते हैं। स्नेक्स में लिम्ब के लॉस को हम 2 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला फोर लिम्ब की अनुपस्थिति जो कि अग्र रीजन में से उद्भवन इनका होता है और इनका जो उद्भवन साइट है वह ये मैं आपको बताती हूँ। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का उद्भवन के लिए जो रीजन है या जो बॉर्डर है जहाँ से फोर लिम्ब का उद्भवन होगा वह हॉक्स C6 का जो अग्र भाग है एंटीरियर रीजन के सबसे एंटीरियर पोजीशन से होता है। यानी हॉक्स C6 जीन्स के सबसे एंटीरियर रीजन जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं पर से फोर लिम्ब का उद्भवन होना होता है। जिस रीजन में हॉक्स C6 और हॉक्स C8 दोनों कॉम्बिनेशन में उपस्थित होते हैं वहाँ से थोरैसिक वर्टिब्रे
का उद्भवन होता है। और इन थोरेसिक वर्टेब्रे की कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें रिब्स उपस्थित होते हैं। ठीक इसी तरीके से हॉक्स C8 का जो पश्च रीजन है, जो बॉर्डर है, एंड ऑफ हॉक्स C6 C8 डोमेन, हॉक्स C8 का डोमेन यानी रीजन का जो लास्ट पार्ट है, उसके बॉर्डर से हमारे हाइंड लिम्ब का उद्भवन होता है। तो किस कारण से स्नेक्स के अंदर लेग्स जो हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं? ये एक सिस्टमेटिक या 2 स्टेप प्रोसेस के द्वारा इनमें लेग्स में जो ह्रास है या लॉस है वह देखा गया है। मॉडर्न स्नेक्स में ना अग्रपाद होते हैं ना पश्चपाद होते हैं, लेकिन जो हमारे प्रिमिटिव स्नेक्स हैं जैसे कि पाइथन और बोआ, उनमें हमें हाइंड लिम्स जो है वह रूडिमेंट्री यानी अवशेषी प्रकार से हमें मिलते हैं। तो उनमें ये हाइंड लिम्ब का लॉस मॉडर्न स्नेक में कैसे हुआ, ये सेकंड स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हॉक्स C6 कभी भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं हुआ स्नेक्स के अंदर, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में आया है C8 के साथ। और जब हॉक्स C6 और हॉक्स C8 कॉम्बिनेशन में या कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो इनके द्वारा थोरेसिक वर्टेब्रे का निर्माण होता है और इन थोरेसिक वर्टेब्रे में हमेशा रिब्स पाई जाती है। तो हम इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं किस प्रकार से इनमें उद्भवन हुआ है। ये एक क्लैडोग्राम है जहाँ पर सबसे पहला स्टेप जिसको फॉलो करते हुए फोर लिम्ब का ह्रास हुआ वह यह था कि एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक आइडेंटिटी इन एक्सियल स्केलेटन। और ये थोरेसिक आइडेंटिटी हॉक्स C6 और हॉक्स C8 जब कॉम्बिनेशन में ये दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं तो थोरेसिक वर्टिब्रे का निर्माण होता है और थोरेसिक आइडेंटिटी हमें मिलती है। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ फोर लिम्ब स्पेसिफिकेशन। और जब ये दोनों एक साथ एक कॉम्बिनेशन में आए तो कॉम्बिनेशन में आने की वजह से हमें हॉक्स C6 का जो जीन डोमेन है उसका हमें वो इंडिपेंडेंट अकेले रूप से हमें वो प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं। तो फोर लिम्ब का उद्भवन कहाँ से होता है? जहाँ से हमारे हॉक्स C6 जीन का एंटीरियर भाग का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर या मार्जिन से हमारे फोर लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? हॉक्स C8, ये जो हमारा जीन का डोमेन है इसके पोस्टीरियर रीजन का जो एंड है, बॉर्डर है, इस बॉर्डर से हमारे हाइंड लिम्ब का निर्माण होता है। स्नेक के अंदर फोर लिम्ब किस प्रकार से ह्रासित हुआ? यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंटली हमें हॉक्स C6 जो डोमेन था वो अवेलेबल नहीं हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि जब C6 और C8 दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उस रीजन से रिब्स और थोरेसिक वर्टिब्रे का निर्माण होता है। तो स्नेक में क्योंकि इस प्रकार का जीन चेंजेस हमें देखने को मिले, मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिली, इस वजह से फोर लिम्ब इनमें नहीं देखने को मिला। धीरे धीरे एज एवोल्यूशन प्रोसीडेड हमें फेज़ 2 में हमारे जो स्नेक टाइप्स हैं वह आए और यहाँ पर एंटायर एक्सियल स्केलेटन का ट्रांसफॉर्मेशन थोरेसिक रीजन पे हो चुका था। दूसरा, जो हमारे हाइंड रीजन है वहाँ पर से लिम्ब बड का निर्माण हुआ और लिम्ब बड
में ये जो रीजन है ZPA जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी के द्वारा SHH सोनिक हेजहॉग मॉर्फोजेन का सेक्रीशन हुआ और यह सेक्रीशन केवल थोड़ी सी ही डिस्टेंस तक ट्रैवल किया। इसकी जो कंसंट्रेशन थी वह इनफ नहीं थी जिसके द्वारा ये लिम्ब का आगे प्रोग्रेशन नहीं हुआ। क्योंकि सोनिक हेजहॉग की कंसंट्रेशन कम थी इस वजह से एपिकल एक्टोडर्मल रिज का निर्माण भी नहीं हुआ और चूंकि एपिकल एक्टोडर्म का निर्माण नहीं हुआ अतः ये लिम्ब सिर्फ फीमर तक ही डेवलप हुआ। अब हम इस डायग्राम से ये समझते हैं कि सोनिक हेजहॉग का जब सेक्रीशन हुआ, ये लिम्बड है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में, जब सोनिक हेजहॉग का मॉर्फोजेन, ये एक मॉर्फोजेन है और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनफ बनी तो इसके द्वारा एपिकल एक्टोडर्मल रीजन का निर्माण हुआ और जिसके कारण जो लिम्ब है वो पूरी तरीके से फॉर्म हुई। लेकिन स्नेक के अंदर सोनिक हेजहॉग की कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये एक मॉर्फोजेन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम थी जिसके कारण एपिकल एक्टोडर्मल रिज का निर्माण नहीं हुआ और लिम्ब बड जो है वह केवल फीमर तक ही लिम्ब का निर्माण कर पाई। यानी फीमर हाइंड लेग का सबसे पहला लॉन्ग बोन होता है, तो केवल फीमर तक का ही निर्माण हुआ, आगे इसका निर्माण नहीं हुआ। और एडवांस स्नेक्स के अंदर इंक्रीज्ड मॉर्फोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी इन एक्सियल स्केलेटन देखी गई, यानी कि C6 और C8 जो है वो पूरी तरह से एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन के जो सेगमेंट्स या सेल्स हैं उन सभी में एक्सप्रेस हुए और इस प्रकार से इनमें जो थोरैसिक रिब्स है उनका निर्माण हुआ। और इस प्रकार से जब एक्सियल स्केलेटन पूरी तरीके से पोस्टीरियर रीजन में भी निर्मित हुई तो उसके कारण हाइंड लिम्ब स्पेसिफिकेशन या हाइंड लिम्ब जहाँ से उद्भवित होते उस रीजन का भी ह्रास हो गया। तो इस प्रकार से हॉक्स जीन में परिवर्तन के कारण डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन देखने को मिली।